हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की। और आप जानते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस पर चर्चा भी है। और आप जानते हैं कि अटल बिहारी जी की जब सरकार थी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरव्यू के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें देखना था कि वास्तव में अब जो संविधान है क्या उसके कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन पर विचार कर लेना चाहिए कि भाई बहुत पुराने हो चुके हैं, या फिर जिस पेज से समाज बदल रहा है संविधान उस पेज से नहीं बदल रहा है। आप जानते होंगे एक विचारक हुए हैं जेम्स मेडिसन, उनके द्वारा कहा गया था कि मरे हुए व्यक्ति कभी भी जीवित व्यक्तियों पर शासन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप भारत के संविधान को देखेंगे तो इसे लिखे हुए 80 वर्ष का समय हो चुका है। तो क्या वास्तव में अब वो समय नहीं आ गया है कि भारत के संविधान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? फ्रेंड्स देखिए, इसका एक तो दो तीन पक्ष है, आपको समझने होंगे। पहला तो आप ये समझिए कि एक तो ये बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है और भारतीय जो संविधान है वो भारतीय समाज के जिस पेज से चेंज होता है, देखिए हर समाज बदलता है और समाज जब बदलता है तो उसके लिए नए नए कानूनों की आवश्यकता होती है। और उसी प्रकार से भारतीय संविधान जो है वो भारत के समाज के अकॉर्डिंग नहीं बदला है। तो एक तो पक्ष ये है कि भारतीय संविधान को बदलना चाहिए। अब उसमें बदलाव के लिए अलग से कमेटी बनाई जाए जो इसका रिव्यू करे और देखे कि भाई इसके कौन से प्रावधान हैं जो आउटडेटेड हो गए हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी इंपोज की गई थी और उसी समय भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन उन्होंने कर दिया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके जो प्रावधान थे उनको कभी भी फिर दोबारा से रिस्टोर नहीं किया गया और मुझे लगता है कि वो सेकुलरिज्म हो या फिर सोशलिस्ट जैसे जो वर्ड है उनको भारतीय संविधान से बाहर निकालने की आवश्यकता है। और तीसरा, आप जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसके अंदर ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके दो अलग अलग भाग दिए गए हैं। और आप जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जुडिशिएबल है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जुडिशिएबल नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात ये आती है कि अगर आपने ड्यूटी दी है और वो जुडिशिएबल नहीं है तो उनका देने का कोई लॉजिक बनता भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई आपको ये भी जो ड्यूटीज जो है वो भी आपने किस समय पर ऐड की गई है, यानी कि बाद में ऐड की गई है, तो इन पर भी विचार करने की आवश्यकता। और आप याद रखना, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जो हमारी ड्यूटीज होती हैं वही हमारे दूसरे के जो राइट्स हैं उनको उनके लिए आवश्यक होती है, या कहिए कि दूसरे के जो राइट्स हैं वो हमारी ड्यूटी हैं। और यही आप इसका वाइस वर्सा भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हैं जो भारतीय संविधान को एक तो अगर हम देखें कि एक लॉजिकल रूप से भी तो बताती है कि भाई भारतीय संविधान पर पुनर्विचार करने की अब आवश्यकता है। और अब आप देखते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका। देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो बना है उसका लगभग 75 से 80% जो पार्ट है वो निकल करके आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अगर आप इसे देखना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा इसे एक बार दर्शन कराता हूं और इसे देखिए। आप देखिए जवाहरलाल, एक बार से इसे देख लीजिए। भारतीय लोकसभा, इसे देखिए भारतीय संविधान का, इसे देखिए भारतीय संविधान का लगभग 60 to 70% जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है भारत का संविधान। और अगर अनुपातिक रूप से देखा जाए तो एग्जैक्टली 75% ड्रॉ किया गया है। समझिए मेरी बात। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये 1935 का जो एक्ट है ये इससे लिया भी गया है तो आपको क्या समस्या है? ले लेने दीजिए, ये भी एक एक्ट था। लेकिन मैं आपको यही तो बताऊंगा समस्या मुझे क्या है। और समस्या तो उन लोगों को भी थी जो इन्होंने इसे लिया है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं 1935 में तो ये कह रहा हूं कि भाई इससे ज्यादा बेकार कानून कुछ भी नहीं है, ये भारतीयों के लिए तो एकदम बेकाला कानून है, ये भारत को बर्बाद कर देगा, भारत को ये कर देगा। लेकिन जब आप सोचिए कि 1946 जैसे ही आता है तुरंत ये 1935 वाला जो एक्ट है ये बन जाता है भारत की प्रगति, भारत के लिए बहुत जरूरी। भारत के संविधान का 70-80% भाग यहां से लिया गया है। अब अगर आप देखेंगे 1935 का जो एक्ट है यहां से संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण जो है, ऐसी कुछ जानकारी यहां से ली जाती है। और आपको मैं जो बता रहा था उसे समझिए। देखिए भारतीय भारतीय 1935 का जो एक्ट है इसके लिए जवाहरलाल नेहरू और उनके जो पिताश्री जो मोतीलाल नेहरू थे वो क्या विचार रखते थे? गुलामी का नया चार्टर बताते थे, मजबूत ब्रेक वाली लेकिन बिना इंजन वाली मशीन बताते थे,
कांग्रेस की पार्टी यानी कि ब्रिटेनिका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें वास्तविक सत्ता का अभाव और अंग्रेजों के पास असीमित वीटो की शक्तियां थी। चूंकि इस अधिनियम ने पारित किया गया था, मोतीलाल नेहरू इस अधिनियम के सीधे आलोचक नहीं रहे, क्योंकि 1931 में उनका निधन हो गया। हालांकि उन्होंने 1928 में अपनी पुस्तक नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस और संघीय ढांचे की मांग की थी, जो कि 1935 के जो अधिनियम है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप उनको भी इसके देखिए जवाहरलाल नेहरू के और क्या विचार थे, बिना इंजन की गाड़ी, गुलामी का नया चार्टर, और देखिए सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला। मोतीलाल नेहरू के द्वारा जैसे मैंने बताया डोमिनियन स्टेटस, जो कि इसके अंदर नहीं था। इसीलिए भी अब आप अगर आप इसे देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू साहब जो है वो इसे बता रहे थे कि भैया गुलामी का चार्टर है और ये तो भारत में बिना ब्रेक वाली गाड़ी है और कहां लेकर के जाएगा भारत को कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे ही 1946 आता है तुरंत ये विकासशील बन जाता है, भारतीय संविधान का हिस्सा बन जाता है। तो देखिए मुझे लगता है अगर आप मानते हैं कि तीन लोग हैं, जैसे एक आदमी ये है, एक आदमी मान लीजिए कोई भी पार्टी मान लीजिए, और एक पार्टी सी है। अब आप इसे मानिए ये जो पार्टी बी मतलब भारतीय पार्टी है, ए ये जो है अंग्रेज है, और सी मतलब है ये सिटीजन है। आप ऐसे समझिए मेरी बात को, ए बी सी, यानी कि जो बी है जो भारत के जो काले अंग्रेज थे उन्होंने व्हाइट अंग्रेज का विरोध इसलिए किया, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो जो सिटीजन है भारत के जो नागरिक हैं उन पर अत्याचार कर रहे थे। देखिए अब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि पहले विरोध और दोबारा में जब अपने आप पर सत्ता आई तो आपने उसे अपना लिया। सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, अगर अंग्रेज इससे लाकर के गलत कर रहे थे तो जब आपके साथ में पावर थी तो क्या आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए था? क्या आपको अपना 75% हिस्सा क्या इससे लेना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अभी अत्याचार ये कर रहे हैं, फिर उसके बाद में काले अंग्रेज आ गए और उनके द्वारा भारत के जो नागरिक हैं उनके ऊपर जो अत्याचार है वो इसी तरीका से आगे भी जारी रहे। अब मुझे लगता है कि जैसे ये तो एक हो गया, लेकिन अगर आप भारतीय संविधान की जब बात करेंगे तो उसे ऐसा समझ लीजिए एक बार। देखिए हमारी भारतीय जो संविधान सभा जो थी उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी जो सभासद थे कि जिन्होंने इसका विरोध किया था, बहुत सारे प्रावधान का विरोध किया था। अगर आप भारतीय संविधान सभा के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो संविधान के कुछ प्रावधानों पर खुली बहस और असहमति हुई थी। विभिन्न वैचारिक मतभेद जैसे एचवी कामत, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना, सोमनाथ लाहिड़ी और केटी शाह जैसे सदस्य थे जिन्होंने बहुत सारे प्रावधानों का विरोध किया था। जैसे मैं आपको बताऊं, सोमनाथ लाहिड़ी ने इन्होंने संविधान के कई प्रावधान और मसौदों को अत्यधिक ब्रिटिश प्रभावित बताया और बताया भैया ये तो नौकरशाही वाला है कि हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम उनकी कॉलोनी हो। और ऐसा कहने के पीछे एक और तर्क भी है, अगर आप समझेंगे इसे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए आप जानते हैं कि 1947 में भारत को आजादी नहीं मिली थी, बल्कि आप जानते हैं पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ था। अब आप देखेंगे उसके बाद भी भारत के अंदर बहुत कुछ नहीं बदला, यानी कि पावर ऑफ ट्रांसफर हो गया लेकिन उसके बाद भी भारत में कुछ नहीं बदला। भारत का जो नेवी चीफ था वो सेम रहा, भारत का जो आर्मी चीफ था वो सेम रहा, भारत के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस थे उनमें जो पद पे पहले लोग बैठे थे सेम वही रहे। भारत के अंदर जो भी आप इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं या फिर भारत के जो रोड हैं, आपने देखा होगा अब तक भी औरंगजेब और बाबर रोड इस तरीका के रोड हुआ करते थे। भारत के अंदर कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। इसका मतलब यह था कि जो काले अंग्रेज गए और भूरे अंग्रेज आकर के काले अंग्रेज बैठ गए और भूरे अंग्रेज गए, सिर्फ ये हुआ, ना माइंड सेट बदला और ना ही जो है वो इंटेंशन इनका जो बदला। मुझे पूरी तरीका से अगर आप इसे देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैं कह क्या रहा हूं। देखिए जो सोमनाथ लाहिड़ी है उनका होगा एचवी कामत, इन्होंने संविधान के अनेक अनुच्छेदों पर संशोधन पेश किए, आपातकालीन प्रावधान जैसे 352 तो 360 का पुरजोर विरोध किया। उसके बाद देखिए केटी शाह, इन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्ष होने पर जोर दिया और राष्ट्रपति के अधिकारों में कुछ आर्थिक नीतियों पर आपत्ति जताई। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना, इन्होंने मौलिक अधिकार और आपातकाल के दौरान नागरिकों की स्वतंत्रता के हनन संबंधी प्रावधानों की आलोचना की। देखिए बहुत सारे जो है ये तो निकल करके आते ही हैं, लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो भारत के अंदर जिस तरीका से जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरीका से बिहेव कर रही है आज भी, यानी कि आज भी भारत का जो आम नागरिक है उसकी किसी भी तरीका से कोई ज्यादा रेस्पेक्ट है नहीं। और मुझे लगता है उसका कारण क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं बदला। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए उन्हीं को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया और साथ ही साथ में भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है वहां से बहुत ज्यादा प्रावधान लिए नहीं। और यह सबसे बड़ा देखिए धर्म चक्र शासन व्यवस्था में
अधिकारों के स्थान पर भारतीय कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। होता क्या है कि आपने जो कानून बाहर से लिए वहां पर जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि हमारे यहाँ धर्म चक्र है, यानी कि शासन व्यवस्था में अधिकारों के स्थान पर कर्तव्य बोध होता है भारत की दर्शन में। अगर आप बाहर देखेंगे तो वहां पर ड्यूटी और राइट्स की डिबेट होती है। भारत के अंदर मैंने जैसे गांधी जी का बताया कि उन्होंने कहा था कि जो हमारी ड्यूटी है वही तो दूसरों के राइट है। अब देखिए शब्द में अगर आप देखोगे वर्तमान संविधान के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा शब्द हैं। अगर आप देखोगे कि जो हमने नया जो संविधान है, हम कहते हैं कि 8 से 10 हजार से ज्यादा शब्द संविधान में नहीं होने चाहिए, संविधान पुलिंदा नहीं होना चाहिए और हमें ऐसे कहकर गर्व की अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा संविधान। तो ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़ा संविधान कोई अच्छी बात है क्या? ये जो आम आदमी को समझ में ना आए ऐसी भाषा में लिखा गया संविधान क्या अच्छी बात है? नहीं, छोटा संविधान बनाओ, यानी कि 8,000 से 10,000 शब्दों का बनाओ। दार्शनिक आधार देखिए, पश्चिम में जो है वो राइट बेस्ड मूल्य है, जबकि हमारे यहाँ ड्यूटी बेस्ड मूल्य है, यानी कि संविधान भारत की परिस्थिति और भारत के दर्शन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आगे देखेंगे सत्ता का केंद्र मजबूत केंद्र है। यहां अगर हम देखेंगे तो सशक्त ग्राम पंचायत और जवाबदेही निकाय होनी चाहिए। एक सेंटर मजबूत नहीं बल्कि सशक्त ग्राम पंचायत, गांवों का उद्धार होगा, गांव सशक्त बनेंगे तो देश सशक्त बनेगा। इस आधार पर संविधान का निर्माण होना चाहिए, तब जाकर के देश असलियत में एक आजाद होगा। देखिए हमारा जो संविधान है वो एक पैच वर्क है, सिर्फ पैच वर्क है, यानी कि आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है बहुत सारे देशों से लिया गया है। फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, सब देशों से जो है वो ले लिया है। अगर आप देखोगे कि 1.5 लाख से ज्यादा शब्द है, जबकि अमेरिका के संविधान में 8,000 के करीब शब्द है, जो कि 250 वर्ष से सफल रहा है। आगे देखेंगे आप जो कॉपी पेस्ट जो है इसके कार्य, यानी कि ये पैच वर्क किया गया है। अकट्ट प्रमाण जो मैंने आपको बताया 1935 का एक्ट हो या 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसमें देखिए आप कि 70 से 75 यानी कि 80% जो है वो उठा करके ले लिया। और मैंने कहा कि इसका विरोध मैंने क्यों किया है उसे भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है वैचारिक टकराव, पश्चिमी दर्शन बनाम भारतीय दर्शन, यानी कि समय की अवधारणा अगर आप देखोगे तो पश्चिमी मॉडल के अंदर ये आप देखिए इतिहास जो है वो लाइन में चलता है, लाइन में, जबकि अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो हमारा समय सर्कुलर है, काल चक्र बोलते हैं हम। वहां पर जो समय है वो क्या है, वो एक लीनियर है। समाज का आधार देखेंगे तो जो पश्चिम का जो समाज है उसका जो आधार है वो राइट बेस्ड सोसाइटी है। अगर भारत का देखोगे तो वो कर्म बेस्ड सोसाइटी है, यानी कि कर्मों का फल जरूर मिलता है और कर्म क्या है, ड्यूटी है, कर्तव्य आधारित। गांधी जी और जूलियन एक्सेल जो है, ये जूलियन एक्सेल जो मैंने आपको बताया कि इन्हीं से उन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा था जूलियन एक्सेल से कि देखिए भारत जो है, भारत के अंदर जो ड्यूटी है वही तो दूसरों के राइट है ना, ये वाली। आगे देखेंगे शक्ति का विभाजन। आप देखोगे कि अगर पश्चिम के अंदर जो शक्ति का विभाजन है वो उनकी बाइबल यानी कि न्यू और एंड ओल्ड टेस्टामेंट है, उससे निकल करके आता है होली फादर, होली सन, स्पिरिट। और मोंटेस्क्यू जो है उसका जो मोंटेस्क्यू के द्वारा निकाला गया था ना ये पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो मोंटेस्क्यू के द्वारा। और मोंटेस्क्यू के पास कहां से आया, यानी कि उनकी न्यू टेस्टामेंट से आया। अगर आप देखोगे एक तत्व बहुधा करोति, यानी कि भारत के अंदर एकतम बहुधा करोति यहां से निकलता है, उपनिषद का दर्शन है। मुझे लगता है कि भारत का जो संविधान है वो भारत की संस्कृति को रिफ्लेक्ट करते हुए होना चाहिए। प्रतीकों का सेकुलराइजेशन और ऐतिहासिक विलोपन। 1931 में देखिए जो फ्लैग कमेटी बनी थी उसमें नेहरू, पटेल और आजादी की जो सहमति थी, लेकिन बाद में उसको बदल दिया गया। इसका मतलब है भारत के अंदर जो भी आया, आप देखिए जो हमारा तिरंगा है उसके अंदर अशोक चक्र आया, जबकि जो थियोक्रेटिक बौद्धिक राज्य का प्रतीक इसके अंदर होना। आगे देखना, और इसके अंदर और बहुत सारी चीजें, विखंडन, वंदे मातरम। वंदे मातरम का तो आपने देखा है स्वतंत्रता संग्राम में लाखों बलिदानियों की प्रेरणा स्रोत रहा। वंदे मातरम को जो पूरा नहीं अपनाया गया और वो मुस्लिम लीग वाला जो सिस्टम आया था, आप जानते हैं। सत्ता का हस्तांतरण से ठीक 1 घंटे पहले कांग्रेसी सदस्यों की अनुपस्थिति का होना बताता है कि उस समय पर भी मतभेद थे, और अगर दो के बीच मतभेद हैं तो वो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे। यदि आपने राष्ट्रीय गीत को विखंडित कर दिया तो आपने राष्ट्र को भी विखंडित कर दिया। भारत का अपना लोकतांत्रिक इतिहास होना चाहिए। देखिए ये जो है उत्तर मेरू शिलालेख 1000 वर्ष पुराना है, ग्राम स्वराज चुनाव प्रक्रिया, ये सब इस उत्तर मेरू जो है अभिलेख में लिखा हुआ है। आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहां से लेना चाहिए था, ये चले गए कि भाई अमेरिका से लाएंगे, जापान से लाएंगे। बीएन राव का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ही ये सब लेकर के एक उधार का थैला बना करके आपको पेश किया था, ऐसा लोग मानते हैं। देखिए हमने अमेरिका से राष्ट्रीय गौरव लेने के बजाय उनके व्यक्तिवाद लिया, एक कर्तव्य प्रधान देश के लिए एक विनाशकारी साबित हुआ, और जो कि भारत के लिए सही साबित नहीं हुआ। फ्रांस हो, रूस हो, कैथोलिक जो है कलेक्टिविज्म है, यहाँ पर समाजवाद है। लेकिन आप जानते हैं कि 1990 में भारत
भारत का आर्थिक पतन इसी समाजवाद और इसी सोच के कारण हुआ था, जब हमको 1991 में आईएमएफ के पास में जाना पड़ा और अपना सारा गोल्ड रख करके वहां से लोन लेना पड़ा, और उसके बाद भी हमें, आप जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बनना पड़ा। आप जानते हैं कि 1942 के अंदर, आप जानते हैं, मैंने इसको बताया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर ये किया गया। और मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की जो प्रियम्बल है उसे आत्मा बताया गया, और मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी के द्वारा इस आत्मा को मार दिया गया 1976 में। 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करता है। सेकुलरिज्म और राजनीतिकरण इसे किया गया, और बाद में अपीजमेंट का आधार यही जो सेकुलरिज्म है ये बन गया। जबकि जो सेकुलरिज्म है वो स्टेट निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन जो जनता है वो तो धार्मिक होगी ही होगी, क्योंकि भारत का जो आत्मा है वो धर्म है। देखिए, यहां पर मृत लोगों को जीवित लोगों पर शासन नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया जेम्स मैडिसन का एक कथन है, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें, 5000 वर्ष का सनातन हार्डवेयर है जिसमें धर्म, कर्म और काल चक्र है, वही 1947 में विदेशी सॉफ्टवेयर ला करके इसके ऊपर थोप दिया जाता है। और विकसित भारत का अगर हमें देखिए ब्लूप्रिंट, आप जानते हैं कि 2047 तक भारत को हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है। अगर विकसित भारत बनाना है तो आपको ये सब बदलना पड़ेगा। ये गुलामी की जो मानसिकता है, गुलामी के जो ये कानून है जिसको ब्रेक कहा गया और बिना ब्रेक की गाड़ी कहा गया, उन्हें बदलना पड़ेगा। आप इस तरीका के संविधान और इस तरीका के जो कानून हैं उनसे लेकर के आप देश को विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वास्तव में आपको एक विकसित राष्ट्र बनाना है इस देश को, तो आपको ये सब कुछ बदलना पड़ेगा। नए सिरे से नई चीजें समाज की जरूरत के हिसाब से लिखनी होंगी। अगर हम ये नहीं करते तो फिर हमें वो राइट नहीं है जब हम कहें कि हमें अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो आप बताइए फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि यही हमारा स्वाभिमान है और यही हमारा आत्मविश्वास भी हमें देता है कि ये देश जो है आज भी इससे प्रेम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। जय हिंद।